तो चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। ठीक है। टोटल 4 रिएक्शन है इसमें हम लोग को पढ़ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर से है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर पढ़ेंगे डबल डिकम्पोजिशन, फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फिर ऑक्सीडेशन और फिर रिडक्शन रिएक्शन। 6-7 तरीके का रिएक्शन है, समझेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका पहचान किया है तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो, A+B इक्वल टू AB। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की यही पहचान है कि कोई भी दो चीज़ कंबाइंड होगा, मतलब रिएक्टेंट दो होगा और प्रोडक्ट हमेशा एक बनेगा। यही कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पहचान है। रिएक्टेंट में दो रहेगा और प्रोडक्ट एक बनेगा। जैसे इसका क्या क्या एग्जाम्पल है ये सब याद रखना है। इसका एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जैसे कि पहला है मैग्नीशियम रिबन वाला, कि मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाते हैं तो एक सफ़ेद और मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर बनता है। यह मैग्नीशियम रिबन, इसको हवा में जलाएं तो ये दो चीज़ कंबाइन हो रहा है और एक चीज़ बन रहा है, तो कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जो वाइट कलर का पाउडर बना है इसी को बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाकर पानी बनाते हैं, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। पानी बनाना क्या है? कॉम्बिनेशन। इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दो रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट बना वाटर, तो क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर यहाँ पर क्या है? फिर यहाँ पर एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ दहन करके, दहन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। मतलब कोई भी चीज़ जलेगा, कोयला जलाना या मीथेन को जलाना, बर्निंग ऑफ कोल मीथेन, कोई भी चीज़ को अगर कंबशन करते हैं या फिर जलाते हैं तो वो भी हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे तो कोई कार्बन है, इसको ऑक्सीजन की सप्लाई में जलाएं तो दो चीज़ जुड़ के आपस में एक चीज़ क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर हाइड्रोजन है और क्लोरीन गैस है, इसको भी आपस में अगर हम लोग मिलाएंगे तो क्या बनेगा? HCl। देखो दो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है, तो क्या बन जाएगा? कैसा रिएक्शन होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर कभी ऐसा है कि कली चूना से बूझा चूना बनाना, यानी कि क्यूक लाइम से स्लैट लाइम बनाना, कैसा रिएक्शन है? तो ये भी होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। देखो ये है कली चूना, ठीक है, इसमें अगर हम पानी जोड़ देंगे तो चूना बुझ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये बूझा चूना का फार्मूला है, याद होना चाहिए। तो याद रखेंगे, काली चूना से बूझा चूना बनाना कैसा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन की। कैसा है? तो बोलेंगे कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि उधर दो है इधर एक चीज़ बन रहा है। तो जब भी रिएक्टेंट में दो हो, प्रोडक्ट एक हो, तो कैसा रिएक्शन हो जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो याद रखेंगे, ठीक है। ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है? एकदम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा। इसमें एक ही रिएक्टेंट रहेगा, यहाँ पे ए है लेकिन दो प्रोडक्ट बनेगा। डिकम्पोजिशन हम लोग में क्या होता है? रिएक्टेंट एक रहेगा लेकिन प्रोडक्ट कितना बनेगा? दो। तो ये कैसे होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? डिकम्पोजिशन का हिंदी मतलब हुआ कि टूटना। तो जब किसी रिएक्शन में किसी चीज़ को तोड़ेंगे तो वो एक चीज़ को तोड़ेंगे तो वो दो चीज़ में बन जाएगा, तो इसी को कहेंगे डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन 3 तरीके से होता है। लाइट के माध्यम से भी तोड़ सकते हैं, हीट के माध्यम से भी, ऊष्मा के माध्यम से भी, और तुमको करंट के माध्यम से भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो हीट के माध्यम से तोड़ रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, CaCO3 है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हीट दिए तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो देखो यहाँ पर एक रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना कैसा एग्जाम्पल है? किस रिएक्शन का? तो बोलना डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। फिर यहाँ पर देखो लीड नाइट्रेट, सेकेंड वाला लीड नाइट्रेट। ये लीड नाइट्रेट है, इसको भी हीट करके हम लोग क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। ये PbNO3 का होल ट्वाइस किसका फॉर्मूला है? लीड नाइट्रेट का। इसको हीट किए, तोड़े तो क्या बना? PbO लीड ऑक्साइड प्लस एक हमको नाइट्रोजन गैस मिला NO2 प्लस ऑक्सीजन मिला। तो इसमें क्या सवाल पूछेगा कि ये कैसा रिएक्शन है? मान लो कि ऐसा रिएक्शन दे देगा सीधे लिख के, और पूछेगा कैसा रिएक्शन है, तो बोलना डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसे पहचाने? तो यहाँ देखो रिएक्टेंट कितना है? एक ही है सिर्फ ये, और कितना प्रोडक्ट बन रहा है? 1 2 3, मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाए तो क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट अगर एक हो और प्रोडक्ट एक से ज़्यादा आ जाए तो क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर इसमें एक सवाल पूछता है, ये है कि जो ब्राउन कलर का गैस निकलता है वो कौन सा गैस निकलता है? जब लीड नाइट्रेट को क्या करते हैं हम लोग? तोड़ते हैं तो ब्राउन गैस निकलता है NO2।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ब्राउन गैस कौन सा कलर, ब्राउन गैस कौन है, ये NO2 निकलता है, याद रखेंगे। फिर है फेरस सल्फेट। क्या है, फेरस सल्फेट। ये फेरस सल्फेट को अगर हीट करेंगे, इसको भी हीट करके तोड़ते हैं हम लोग, तो हम लोग को मिलता है Fe2O3। ये देखो Fe2O3 प्लस दो गैस निकलता है यहाँ पे SO2 SO3, एक निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड, एक होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो जब फेरस सल्फेट को हम लोग याद रखेंगे ब्रेक करते हैं FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट, तो इसको हीट करेंगे, हीट करके इसका डिकम्पोज करेंगे यानी कि ब्रेक करेंगे यानी कि तोड़ेंगे, तो हमको Fe2O3 मिलता है प्लस दो गैस मिलता है SO2 SO3। इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड। आपको याद क्या रखना है यहाँ पे, आपको याद यही रखना है यहाँ पे कि कौन सा रिएक्शन ऐसे दे देगा एग्जाम में, तो बोलेंगे ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसे, तो फेरस सल्फेट इधर रिएक्टेंट एक है, इधर प्रोडक्ट क्या है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, तो कैसा रिएक्शन हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। फिर आपको दूसरा सवाल पूछेगा कि बताइए जब फेरस सल्फेट को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे, तो कौन कौन सा गैस निकलेगा, तो एक निकलता है SO2 गैस सल्फर डाइऑक्साइड, एक निकलता है SO3 गैस सल्फर ट्राइऑक्साइड, याद रखेंगे। जिस तरीके से हमने बताया था कि लीड नाइट्रेट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो कौन सा ब्राउन गैस निकलता है, तो NO2, ये सब याद होना चाहिए। फिर जैसा कि हमने बताया है कि जो डिकम्पोजिशन है तीन तरीके से होता है, हीट के माध्यम से, सनलाइट के माध्यम से, और एक इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। सनलाइट के माध्यम से भी होता है, आगे क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा उसको। एक होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मतलब क्या होता है, पानी को करंट के माध्यम से तोड़ना, पानी को करंट के माध्यम से तोड़ना। तो पानी को तोड़ना भी कैसा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन। कैसे पहचानोगे, इधर वाटर है, इसको करंट लगा के इसको तोड़े तो हमको दो चीज़ मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस। इधर रिएक्टेंट कितना है, एक, इधर प्रोडक्ट कितना है, एक से ज़्यादा। तो जब रिएक्टेंट एक हो, प्रोडक्ट एक से ज़्यादा हो, तो कैसा रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हो गया। यहाँ पर सवाल क्या पूछेगा, यहाँ पर सवाल ये पूछेगा, सीधे ये ऐसे लिख के दे देगा, बताइए कौन सा रिएक्शन है, तो आप बोलिएगा ये, इधर रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट दो है, इसी कारण ये जो रिएक्शन होगा इसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन अगर ऐसा भी तो दे सकता है, ये रिएक्शन मान लो नहीं दे और सीधे ये लिख के दे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, बोलेगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कैसा रिएक्शन है, तब भी आप बोलिएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या करते हैं कि वाटर को हम लोग दो भाग में तोड़ते हैं, H2 और O2 में। फिर एक सवाल यहाँ पर एक और पूछता है, जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं, पानी को तोड़ते हैं, तो हमको दो गैस मिलता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तब पानी को कैसे तोड़ेंगे, बिजली से। बिजली के लिए क्या करना पड़ेगा, तार जोड़ना पड़ेगा। दो तार जोड़ते हैं, एक तार का नाम होता है एनोड और एक तार का नाम होता है कैथोड। ठीक है, एक तार का नाम हुआ एनोड, एक तार का नाम हुआ कैथोड। तो याद रखेंगे कि एनोड पे जो है ना हमको आता है ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस पूछता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी नीचे में, जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं अर्थात पानी को तोड़ा जाता है, तब एनोड पर ऑक्सीजन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलता है। याद रखेंगे, जब पानी को तोड़ेंगे तब पूछेंगे हम कि एनोड पर कौन सा गैस मिलता है, एनोड पे, तो एनोड पर बोलना ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पे कौन सा गैस मिलता है, हाइड्रोजन गैस। यही याद रखना है। तो यहाँ पर आपने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में कि समझ गया ना कि एक प्रोडक्ट रहेगा, एक रिएक्टेंट रहेगा और प्रोडक्ट क्या रहेगा, एक से ज़्यादा हो रहेगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ें तो ये कौन सा गैस निकल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर से लीड नाइट्रेट को तोड़े थे तो NO2 ब्राउन गैस निकल रहा था। फिर सल्फेट को तोड़े थे, दो प्रकार का गैस निकल रहा था, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में भी दो गैस निकल रहा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ये सब कैसा एग्जाम्पल है, तो ये सब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए देखो, जैसा कि हमने बताया था कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वह तीन तरीके से होता है। एक लाइट के प्रेजेंस के माध्यम में भी टूटता है, तो हमने हीट
के माध्यम से तोड़ के दिखाई दिया था, कैल्शियम कार्बोनेट को, लीड नाइट्रेट को, फेरस सल्फेट को पीछे। फिर से इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से भी तोड़ के दिखाई दिया था वाटर को, जिसको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। लेकिन लाइट के माध्यम से भी हम लोग जिसको तोड़ेंगे, अगर करेंगे केमिकल रिएक्शन करके किसी चीज़ को तोड़ेंगे तो वो भी कैसा होगा, डिकम्पोजिशन। जैसे AgCl है और AgBr है, इस दोनों का हम लोग यूज़ करते हैं, पता है कहाँ? अगर पूछ दे कभी तो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो जो आता था पहले ज़माने में, उसी में इसका प्रयोग होता था। ये सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसको भी अगर हमको तोड़ना है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हमको दो चीज़ मिल रहा है, एक सिल्वर, एक क्लोराइड, एक सिल्वर, एक ब्रोमाइड। इसी सिल्वर का यूज हम लोग कर लेते थे फोटोग्राफी में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस यही याद रखना है कि अगर पूछे कि ये रिएक्शन कौन सा है सनलाइट के माध्यम से तोड़ रहे हैं, तो बोलना डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन कौन सा है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहचान क्या है, रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट दो है। रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट दो है, तो यही डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पहचान है। ऊपर से किसका यूज़ कर रहे हैं, AgCl या AgBr का को तोड़ने में, आपको ऑप्शन रहेगा हीट, फिर दूसरा ऑप्शन रहेगा लाइट, तीसरा ऑप्शन रहेगा इलेक्ट्रिसिटी। किसका यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पता है कि हमको AgCl और AgBr को तोड़ने में सनलाइट का यूज़ करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइट। लेकिन आपसे अगर कभी ये पूछ दे कि पीछे मैंने पढ़ाया है लीड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस या कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने में किस, या फेरस सल्फेट को तोड़ने में किसका यूज़ करते हैं, तो हीट। फिर पानी को तोड़ने के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी तक हम लोग क्या कौन कौन सा रिएक्शन पढ़ लिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर क्या पढ़े थे, डिकम्पोजिशन। अब हम लोग पढ़ेंगे एक डिस्प्लेसमेंट, फिर उसी में पढ़ेंगे एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट नाम से समझ में आ रहा होगा, कोई चीज़ को डिस्प्लेस कर देगा। इसका फॉर्मूला क्या है, AB प्लस C, मतलब दो चीज़ रहेगा इधर कपल में, प्लस वो सिंगल रहेगा आदमी, तो फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, ABC। मान लो कि AB में बहुत प्यार था लेकिन C उस पर लाइन मारता था, तो C जो है ज़्यादा स्मार्ट था किससे, A से, तो C B को पटा लेगा, A अकेले रह जाएगा और BC यहाँ पर बन जाएगा। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होगा जब C क्या हो, ज़्यादा रिएक्टिव हो B से। ऐसा कब होगा, जब C अकेला वाला क्या हो, ज़्यादा रिएक्टिव हो A से। तो क्या करेगा, A को हटा देगा और B को अपने साथ रख लेगा। यहाँ पे A होना चाहिए, जब C इज मोर रिएक्टिव देन B। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि ये जो है, ये जो दोनों साथ में रहेगा, ये दोनों अकेला रहेगा ये, तो ये किसी को डिस्प्लेस कर देगा, अपने साथ चिपका लेगा, यही होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने से पहले एक रिएक्टिविटी सीरीज को समझना जरूरी है। चलिए ये है रिएक्टिविटी सीरीज, ये आपको याद होना चाहिए। ऊपर से नीचे जो चीज़ ऊपर लिखा रहेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब वो ज़्यादा पावरफुल होगा। जो चीज़ नीचे लिखा हुआ है वो कम पावरफुल होगा। जब भी क्वेश्चन आए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो ये सीरीज़ आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए, इसके बिना सॉल्व नहीं करना है। PPSC में भी क्वेश्चन आया था इससे, इसके बिना सॉल्व नहीं करना है। इसका ट्रिक क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। इसका ट्रिक क्या है, काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ये याद होना चाहिए। आपको इस चार्ट को क्यों रखने की ज़रूरत है, जैसे कल होकर पूछ दें कि बताइए अल्युमिनियम में और कैल्शियम में कौन ज़्यादा पावरफुल है, रिएक्टिव है, तो बोलेंगे कैल्शियम। फिर बोल देंगे हम कॉपर में और सिल्वर में कौन ज़्यादा पावरफुल है, तो कॉपर यहाँ है ऊपर आता है, सिल्वर कहाँ है नीचे, तो कॉपर ज़्यादा पावरफुल है। ये हो गया, ठीक है। देखो जो पावरफुल होगा, मतलब कॉपर पावरफुल है ना, तो कॉपर सिल्वर को क्या कर देगा, भगा देगा, डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन सिल्वर जो है कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। क्या बोले, देखो
कॉपर ज़्यादा पावरफुल है तो कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है। कॉपर क्या कहेगा सिल्वर को, चलो भागो, लेकिन सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस यानी कि भगा नहीं सकता क्योंकि वो कम पावरफुल है। ठीक है, यही चीज़ है। अब आपको देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यही फॉर्मूला याद रखना है। जैसे कॉम्बिनेशन का क्या याद कराया था कि कॉम्बिनेशन में दो चीज़ मिल के एक चीज़ बनाएगा, ए प्लस बी मिल के क्या बनाता है, ए बी। फिर डिकम्पोजिशन में क्या बनाए थे, एक चीज़ क्या रहेगा, टूट जाएगा तो दो चीज़ में बन जाएगा, ए क्या बन जाएगा, बी प्लस सी। इसी तरीके से इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का ए बी प्लस सी। ठीक है, ए बी प्लस सी आपस में रिएक्शन हो रहा है, लेकिन जो सी है, जो तुम्हारा सी है वह ए से ज़्यादा पावरफुल है। तो सी क्या कहेगा ए को, तुम भाग जाओ, हम क्या करेंगे, हम बी को पटा लेंगे। तो सी किसके साथ आ जाएगी, अब बी किसके साथ आ जाएगा, अब सी के साथ। इधर बेचारा ए अकेले बच जाएगा। यही तो है, ए प्लस बी में ए बी साथ में है लेकिन सी अकेला है, लेकिन सी ज़्यादा पावरफुल है ए से, इसी कारण बी किसके साथ चली जाएगी, बी जो चली जाएगी सी के साथ। तो बी सी एक साथ आ गया, अब ये कपल बन गया, ये बेचारा ए अकेले रह गया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सी है वह किससे पावरफुल है, ए से ज़्यादा, इसी कारण ए से बी को छीन के ले गया अपने साथ, अब बेचारा ए रह गया। अब समझ गए होगे। अब जैसे ये देखो, ये रिएक्शन लिख के दे दिया मान लो, ठीक है, पूछेगा कौन सा रिएक्शन है। ठीक है, तो देखो कॉम्बिनेशन होगा, पहले सोचो कॉम्बिनेशन होगा कि नहीं, नहीं। कॉम्बिनेशन में इधर क्या होना चाहिए, दो, इधर क्या होना चाहिए, एक, लेकिन जबकि दो है इधर, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। डिकम्पोजिशन होगा, नहीं। डिकम्पोजिशन में इधर होना चाहिए था एक, जबकि दिया हुआ है दो वो चीज़, और इधर होना चाहिए था एक से ज़्यादा, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं होगा। तो या तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट। पहले डिस्प्लेसमेंट समझो, फिलहाल ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे, तो यहाँ पे देखो HCl है, यानी कि H मतलब A, Cl मतलब B, ए बी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, Zn को क्या मान लिया, जिंक को C। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो जो C है, C किसके साथ चली जाए, C किसको फंसा लेगा, B को। तो देखो Cl2 है यानी कि B है, अब बेचारा A जो इधर अकेले बच गया। यही फार्मूला यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ऐसा किस लिए हो रहा है, क्योंकि जो जिंक है वह हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल है। तो इसी कारण जिंक जो है क्लोरीन को अपने साथ फंसा लेगा, बाकी हाइड्रोजन अकेले बच जाएगा, तो बेचारा हाइड्रोजन गैस निकलेगा। चलो दिखाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। देखो जो जिंक है कहाँ चलेगी, जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ऊपर आता है, तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा। ठीक है, यही चीज़ है। ठीक है, अब फिर क्या पूछता है यहाँ पे, मान लो ये दे देगा, बोलेगा कि बताइए, ये दूसरा कैटेगरी का क्वेश्चन है, दे देगा, बोलेगा कि बताइए कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए, ये Cu को, ये है A, ये है B, एक अच्छा से लिख रहा हूँ, रुक जाओ। यहाँ पे पूछेगा इसमें रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, तो इसको मान लीजिए A, ये है B, ये है C। तो रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए कि C को A से ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, तब ना C अपने साथ B को ले जाएगा और A अकेला बच जाएगा। ठीक है, हाँ। तो हम लोग कहाँ पर थे कि, सॉरी फिर से लाते हैं क्वेश्चन ये वाला। हम बोल रहे थे ये कि ये जो है रिएक्शन होता है कि नहीं होगा इसमें। अगर ऐसा हम लिख के दे दिया, पूछे कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आपको पता है कि ये क्या है, जिंक A, सल्फेट क्या है B, कॉपर क्या है C। रिएक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो C है आपका A से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, यानी कि कॉपर जो है जिंक से ज़्यादा
रिएक्टिव होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, तभी ना रिएक्शन होगा। तभी क्या हो जाएगा कि A B+C है, ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा तो ये C B को अपने साथ ले जाएगा, CB, अब बेचारा A अकेले बच जाएगा यहाँ पे। लेकिन हम देखते हैं कि क्या कॉपर जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो बोलोगे नहीं है, कॉपर जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। कैसे पता? तो वो रिएक्टिविटी सीरीज देखो पीछे मैंने जो बताया है, चलो दिखाते हैं। यहाँ देखो कॉपर कहाँ है, यहाँ, जिंक कहाँ है, यहाँ, तो कॉपर नीचे है, जिंक ऊपर है, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है ना कि जिंक, तो इसी कारण रिएक्शन ये नहीं हो पाएगा। ये जो है कॉपर, ये वाला ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए था, किससे? जिंक से, जबकि यहाँ पे जिंक के ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम, तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। समझ में आया? फिर आपको ये वाला एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, कांटी वाला, कि ये है आयरन, ये है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ये है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या रख दिए? आयरन, यानी कि कांटे। जब कांटे रख दिए तो हम लोग देखे कि जो आयरन है ना, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये सल्फेट को क्या कर लेगा? अपने साथ पटा लेगा, तो क्या बना लेगा? फेरस सल्फेट। बेचारा कॉपर इधर अकेला बच जाएगा। तो इसी रिएक्शन का नाम क्या है? आयरन वाला कांटे वाला एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि रिएक्शन करने के दौरान क्या हो गया कि फेरस जो आयरन जो है कॉपर को हटा के अपने साथ सल्फेट को जोड़ लेगा। तो पहले जो कॉपर सल्फेट का जो था ये सॉल्यूशन ब्लू कलर का था, अभी कैसा कलर का हो जाएगा? ग्रीन कलर का। यहाँ पे देखो ग्रीन कलर का हो गया। ये कलर किस लिए बदला? कलर इसलिए बदल के सॉल्यूशन का, कॉपर सल्फेट का, क्योंकि आयरन जो है कॉपर से क्या था? ज़्यादा रिएक्टिव था, तो आयरन अपने साथ सल्फेट को ले गया, इसी कारण ब्लू कलर से क्या हो गया? इसका सॉल्यूशन का रंग ग्रीन कलर। अब दिखाते हैं हम, देखो किस तरीके से जो आयरन है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ये है आयरन, ये क्या है? कॉपर, ऊपर में आयरन है, तो आयरन कॉपर को क्या करेगा? ढकेल देगा, ठीक है। हमेशा रिएक्टिविटी सीरीज को यूज़ करते रहना है डिस्प्लेसमेंट को सॉल्व करने के लिए, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ऐसे ही अब इसमें से क्या सवाल पूछेगा? ये रिएक्शन दे देगा, अब पूछेगा ये कौन सा रिएक्शन है, तब बोलिएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे पता चल रहा है? तब बोलिएगा ये लिखा हुआ है सी, ये लिखा हुआ है ए बी, तो हम देख रहे हैं कि जो सी है ए को, वह बी को क्या कर ले रहा है? पटा ले रहा है, तो बन जा रहा है सी बी। अब बेचारा ए अकेले यहाँ पर क्या हो जा रहा है? बच जा रहा है। तो ये फार्मूला जो अप्लाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? हो पा रहा है। इसी कारण ये कौन सा रिएक्शन होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है? जिंक है, एक जगह लिखा है कॉपर सल्फेट, तो ये जिंक कॉपर सल्फेट का कौन सा कलर होता है? तो बोलेंगे ब्लू। कॉपर सल्फेट का कौन सा कलर होगा? ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है? मान लो कि ए है और ये क्या है? बी सी, ठीक है, बी सी है, तो ए को क्या होना चाहिए? बी से ज़्यादा रिएक्टिव, यानी कि जिंक को किससे ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए? कॉपर से। तो जिंक है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव, तो कॉपर को भगा देगा और सल्फेट को अपने साथ दोस्ती कर देगा, ठीक है। बेचारी कॉपर बच गई यहाँ पे। फिर यहाँ से क्या सवाल बनेगा? ये दे देगा आपको, अब बोल देगा कि बताइए कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पहचान क्या है? इधर रहेगा ए, इधर रहेगा बी सी, तो फिर बन जाएगा ए सी ए बी सी ए बी, सॉरी, इसका पहचान क्या है? एक सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या पहचान है? इधर है मान लो कि सी, ये है ए बी, तो इधर आ जाएगा तुमको बी सी प्लस ए, ठीक है ना। ए बेचारा अकेले बच जाता है। अब फिर यहाँ से ये पूछेगा कि बताइए ये जो कॉपर सल्फ जिंक का अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराए तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था, लेकिन रिएक्शन होने के बाद जो जिंक सल्फेट बनेगा उसका कलर कैसा होगा? तो बोलेंगे कलरलेस। जैसे कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था, तो रिएक्शन होने के बाद आयरन से, यानी कि लोहा से जब रिएक्शन हुआ तो फेरस सल्फेट का कलर कैसा था? ग्रीन कलर। तो ये सब चीज़ पूछेगा, ठीक है। बहुत ही VBI है।
अब आते हैं फिर हम लोग यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो, एक था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मैंने पीछे देखा, एक है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें दो दो चीज़ डिस्प्लेस होगा, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ डिस्प्लेस हो रहा था। कैसे डिस्प्लेस हो रहा था? तो ए बी प्लस सी था, तो क्या बन रहा था? बी सी प्लस ए। लेकिन यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पे दो दो चीज़ डिस्प्लेस होगा। चलो दिखाते हैं कैसे। तो ये देखो, इसका फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, इस पे ध्यान देंगे। ए बी है एक कपल, सी डी है दो कपल। जबकि वहाँ पर क्या चीज़ था? एक कपल था और एक आवारा लड़का था। तो आवारा लड़का वो कपल को पटा लेता है। जबकि यहाँ पर एक कपल है, यहाँ पे दो कपल है। ये दोनों कपल आपस में एक दूसरे की, समझो एक तरीके से, बीवी को एक्सचेंज कर देगा। मतलब ए बी नाम का कोई कपल है, ए और बी लड़का लड़की, इधर सी और डी लड़का लड़की है। तो ए का लड़का सी की लड़की, इसके डी की लड़की को पटा लेगा, और फिर बी की, ए की जो बंदी है वह इसके लड़का के साथ पट जाएगी। समझ में आया? एक दूसरे का पति पत्नी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक्सचेंज कर दिया। इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। तो यही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो क्या हो रहा, इधर भी वो कपल है, इधर भी वो कपल है, लेकिन ई इसके साथ भाग जाएगी, ई इसके साथ भाग जाएगी। तो फिर इधर भी वो नया कपल बन गया अभी। ठीक है, हो गया। इसी का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, एक बार ये एक बार ये। डिस्प्लेसमेंट मतलब भागना हो रहा है, तो इसी का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। कई बार इसको हम लोग अलग नाम से भी कहते हैं। पर्सिपिटेशन रिएक्शन भी इसी को कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इसी को कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही। देखेंगे इस ईवीसी के अंदर गिनती आएगा। ठीक है। पर्सिपिटेशन रिएक्शन का मतलब कि नीचे में कुछ रिएक्शन हुआ तो नीचे में जाके कुछ जम जाना। जैसे कि नमक पानी का घोल मिलाते हैं, तो कुछ नमक क्या होता है, पानी के नीचे जाके गिलास में जाके क्या होता है, बैठ जाता है, उसी को कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल, ये सबसे फेमस एग्जांपल है आपके लिए। Na2SO4 इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट। फिर BaCl2 इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। फिर BaSO4 इसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट। फिर क्या बनता है, जो बेरियम सल्फेट होगा ये वाइट कलर का हर रहेगा, ये जाके पानी के नीचे क्या होगा, पर्सिपिटेट हो जाएगा, यानी कि जम जाएगा। फिर क्या मिलता है, NaCl नमक। नहीं समझे? फिर से समझा रहे, देखो कैसे। देखो ध्यान से, ये क्या है A, ये क्या है B, ये क्या है C, ये क्या है D। ध्यान से देखो, A किसके साथ भाग जाएगी, C के साथ। तो A किसके साथ भाग जाएगी, C के साथ। चाहे A किसके साथ भागेगी, C के साथ, चाहे D के साथ, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, C के साथ चाहे D के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे देखो A है, और यहाँ पर क्या है, D है। फिर यहाँ पर क्या है, B है, यहाँ पे क्या है, C है। ठीक है। ये फार्मूला पे सेट हो गया कि नहीं सेट हो गया? ध्यान से देखो, फार्मूला पे सेट हो गया। ये फार्मूला पर ऊपर वाला जो मैंने फार्मूला बताया, इस पे सेट हुआ कि नहीं सेट हुआ? ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो A के साथ C या D भागेगा। तो देखो A के साथ C या फिर D भाग रहा है कि नहीं? तो A के साथ क्या भाग रहा है, D। सेट हो गया। फिर B के साथ क्या भागेगी, C। तो यहाँ पे देखो B के साथ क्या भागा, C। सेट हो रहा है कि नहीं सेट हो रहा ऊपर वाला? यही है आपका क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो बार रिएक्शन हो रहा है। तो आपसे क्या पूछेगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन दे देगा। अब पूछेगा बताइए कौन सा रिएक्शन है। तो हम चलिए शुरू से चेक करते हैं। बताइए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? नहीं, कॉम्बिनेशन में इधर क्या होना चाहिए, दो, और इधर क्या होना चाहिए, एक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट है, नहीं होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होना चाहिए, इधर एक रिएक्टेंट, इधर ज़्यादा प्रोडक्ट होना चाहिए। यहाँ पे एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है, तो ये डिकम्पोजिशन भी नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला था, इधर ए होना चाहिए, इधर BC होना चाहिए, नहीं होगा। ये डबल डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि जोड़ा जोड़ा में दिया हुआ A B B B C D।
तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। फिर आपको क्या सवाल पूछेगा, आपको ये सवाल पूछेगा कि बताइए कि जब हम लोग सोडियम सल्फेट का रिएक्शन कराते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ, तो एक वाइट कलर का पर्सिपिटेट बनता है। पर्सिपिटेट मतलब वाइट कलर का जमाव बनता है पानी के नीचे सॉल्यूशन में। वो क्या रहता है, उसका नाम क्या है, तो बोलना बेरियम सल्फेट। यही वाइट कलर का बनता है, इसी कारण इसको पर्सिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। इसी तरीके से ये रिएक्शन दे देगा, बोलेगा बताइए कौन सा रिएक्शन है, तो आप क्या बोलिएगा कि ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे, डिकम्पोजिशन नहीं, डिस्प्लेसमेंट। कैसे, तो देखो यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब देखो ए के साथ सी या डी आ रहा है कहीं पे, तो ये ए है, तो हाँ आ रहा है ए के साथ डी। देखो डी बी आ रहा है यहाँ पे, तो डी बी आ रहा है। फिर यहाँ पे देखो बी के साथ सी आना चाहिए, तो देखो बी के साथ सी आ रहा है। बी क्या है, NO3 Na, या कुछ भी मान लो। फिर NO3 आ रहा है, NO3 किसके साथ भाग गया, इसके Na के साथ आ रहा है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। समझ में आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, इसको याद रखें, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज तो याद ही रखना चाहिए। जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करना हो, गांठ मान ले, या डबल डिस्प्लेसमेंट का, ये यूज़ पड़ेगा ही। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता, पकाता मतलब पीबी, है मतलब हाइड्रोजन, कौन है, कौन मतलब कॉपर, है मतलब हाइड्रोजन, ये जी मतलब मरकरी, आगे मतलब Ag यानी सिल्वर, आओ मतलब Au यानी गोल्ड, ठीक है। चलो, फिर एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो एक्सो मतलब क्या होता है, एक्सो और इंडो का मतलब बता रहे हैं। जिस रिएक्शन में हीट या एनर्जी बाहर निकले, क्या निकले, बाहर की ओर निकले, वह कैसा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि आप लोग कोयला का दहन करते हो, तो हीट देते हैं कि बाहर निकलता है, तो कोयला का जब हम लोग दहन करेंगे, कोई चीज़ जलता है तो हीट निकलता है उसमें से, तो कैसा रिएक्शन हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसी तरीके से कभी चूना लेना, चूना को बाल्टी में रख देना और उसके अंदर पानी मिलाना, तो हीट बाहर की ओर निकलता है उसमें से, ऐसा आवाज़ आके चूना में से निकलेगा हीट, ऊर्जा निकलेगा बाहर, हीट गर्मी निकलेगा बाहर, तो कैसा रिएक्शन हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। तो एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। ये है इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो इंडोथर्मिक रिएक्शन में हमको हीट देना पड़ेगा, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट बाहर निकलता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट बाहर निकलता है। अब याद कैसे रखेंगे एक्सो इंडो, तो चलिए यहाँ पे एक ट्रिक याद करवा रहे हैं एक्सो इंडो का। ये है एक्सो थर्मिक रिएक्शन, एक है इंडो थर्मिक रिएक्शन। ध्यान से देखेंगे, एक्सो में क्या होता है, बाहर में हीट निकलता है, लेकिन इंडो में क्या होगा, इंडो में क्या होगा कि हमको हीट देना पड़ेगा अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से पकड़ोगे शब्द, जो यानी कि हीट निकलेगा, तो क्या करेंगे, हीट जो बाहर निकल हीट, बाहर निकल हीट, तो हीट निकलने वाला रिएक्शन कौन है, एक्सोथर्मिक। कैसे याद कराए हैं, जो हीट बाहर निकल। हीट को हम लोग देते हैं, वो कौन सा रिएक्शन है, तो इंडो। एक्सो कहीं उल्टा क्या होगा, इंडो। इसमें हीट देंगे, बाहर निकालेंगे नहीं, हीट देंगे, तो इसी का कैसे याद करेंगे, इंडो में दो हीट, दो, ठीक है। जो मतलब क्या है, हीट बाहर, जो हीट निकलेगा, दो मतलब हीट दो, अंदर में हीट दो, ठीक है। चलो, तो इसका एग्जाम्पल है जो आपके एग्जाम में पूछता है, कौन एक्सोथर्मिक है, कौन इंडोथर्मिक है, याद भी करना है प्लस समझना भी है। जबकि है रेस्पिरेशन, क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, ग्लूकोज का हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना। जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, ग्लूकोज का, यह ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेगा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा।
तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो जब भी हम लोग सांस लेंगे, याद रखेंगे, उसमें से ऊर्जा निकलता है, ऊर्जा निकलता है। यही ऊर्जा क्या होगा, खर्चा होगा, तो हम लोगों को फिर दोबारा भूख लगता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में ऊर्जा निकलता है। हम बता ही दिए हैं कि ये रेस्पिरेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, ये रेस्पिरेशन का क्या है, रेस्पिरेशन रिएक्शन का ये रिएक्शन है। और हम बता ही दिए हैं कि चूंकि इसमें से ऊर्जा निकलता है, और जिस रिएक्शन में से हीट या ऊर्जा निकले उसको कैसा रिएक्शन कहेंगे, एक्सोथर्मिक, जो। फिर आते हैं ये दूसरा रिएक्शन, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जलना। कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या कोई भी चीज़ का कंबशन करना, कंबशन का इंग्लिश हो हिंदी होगा जलना या बर्निंग करना। कोई भी हाइड्रोकार्बन को जलाएं, हाइड्रोकार्बन मतलब जैसे कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, जैसे कि कोयला हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है, पेट्रोल हो गया, लकड़ी हो गया, कोई भी चीज़ हो गया। तो यहाँ पे देखो बर्निंग ऑफ कोयल, इसका एग्जाम्पल बताए ना, रिएक्शन याद कराए थे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या निकलेगा, CO2। तो ये जो कोल है ये जल रहा है, तो बाहर में हीट निकलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ जलेगा तो हीट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो कंबशन रिएक्शन भी याद रखना, कंबशन रिएक्शन या बर्निंग रिएक्शन या जलने वाला रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें हीट क्या निकलता है, बाहर निकलता है, जो। अब यहाँ से सवाल कैसे पूछेगा, आपको सिंपली ये दे देगा, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, बताइए कैसा रिएक्शन है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि जलने वाला जो भी रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। और भी बता सकते हैं, और भी कोई रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन, ये दे देगा तो बोलेंगे ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि ये क्या है, कार्बन और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट निकल रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक है। प्लस दूसरा अगर हम पूछते हैं कि क्या बताइए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो बोलोगे हाँ ये कॉम्बिनेशन भी है, दो चीज़ आपस में मिलकर एक चीज़ बना रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो गया, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो गया। ठीक है, चलिए अब ये बताइए डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये शब्द याद करना पड़ेगा, पानी में एसिड को मिलाना, पानी में एसिड को मिलाना। मान लो कोई भी एसिड है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो ये पानी है। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एसिड को मिला रहे हैं। तो जैसे ही पानी में एसिड को मिलाओगे तो क्या है, हीट निकलता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, हीट निकलता है। तो हम बता ही दिए हैं कि हीट जब भी निकलेगा तो कौन सा रिएक्शन होगा, तो जो हीट बाहर जो एक्सो। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में यही पूछेगा कि बताइए डाइल्यूशन रिएक्शन कैसा है, डाइल्यूशन रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, तो बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पानी में एसिड को मिलाना कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डाइल्यूशन का हिंदी क्या होता है, तनुकरण या सांद्रण, अपना गूगल पे चेक करके नोट्स में लिख लीजिए, तनुकरण या फिर सांद्रण। फिर है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब क्या है, एसिड बेस वाला रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन में भी क्या होता है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके साल्ट बनाएगा, प्लस इसमें से भी कुछ मात्रा में क्या होता है, हीट निकलता है। तो याद रखेंगे, आपसे यही पूछेगा कि बताइए एसिड और बेस को आपस में रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट बनता है, तो ये कैसा रिएक्शन है, तो बोलेंगे ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और क्योंकि इसमें से भी हीट निकलता है। सिंपली ये भी दे देगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसा है, तब भी बोलेंगे कि ये एक्सोथर्मिक है। प्लस बताइए ये दो चीज़ मिलके एक बना रहा है तो कैसा रिएक्शन है ये, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी हम लोग देखें कि कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है जिसमें हीट निकलता है, और वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर से ये देखिए, चूना में पानी मिलाना, चूना में पानी मिलाना, चूना में पानी मिलाना, इसी को कई बार चूना में पानी मिलाना, ये कैसा रिएक्शन है। इसी को कई बार पता है क्या लिखता है एग्जाम में, इसी को लिख देगा, आपको लिख के दिखाते हैं। देखो
इसी को कई बार एग्जामिनर लिखेगा, चूना में पानी मिलाना को ही इंग्लिश में लिखता है कन्वर्जन ऑफ स्लैग्ड लाइम टू क्विकलाइम टू स्लैग्ड लाइम। यानी चूना को क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। और जब चूना में पानी मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो चूना में पानी मिलाना कैसा रिएक्शन है आपसे पूछेगा तो हम बताए थे कि जब भी हम लोग चूना में क्या करेंगे, एक सेकंड इधर कर दे रहे हैं, इसको हट क्यों मेरा है। जब भी हम लोग क्या है चूना में बताए थे कि बाल्टी में चूना रख दो, इसमें से क्या करेंगे, पानी मिलाएंगे तो हीट निकलेगा। तो ये कैसा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो याद हो गया, ये देगा कैसा रिएक्शन है, बोलेंगे एक्सोथर्मिक। या फिर इसी को हम लोग ये रिएक्शन लिख के भी दे देगा, तब भी समझिएगा कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। क्योंकि ये क्या है, चूना है, इसमें पानी मिला रहे हैं तो हमको क्या हो जा रहा है, बूझा चूना मिल जा रहा है। इसी को बोलते हैं बूझा चूना, इसको बोलते हैं चूना। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में क्विकलाइम, इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। ठीक है, तो ये देखो क्विकलाइम से स्लैग्ड लाइम बनना या चूना से बूझा चूना बनना कैसा रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप ये शब्द भी याद रखें, प्लस इसको लिखा कैसे जाता है साइंस के टर्म्स में ये भी याद रखें, कुछ भी आ सकता है। अच्छा ये बताओ, ये कैसा रिएक्शन है, एक्सो तो है ही, प्लस और कैसा रिएक्शन है, तो प्लस ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। कैसे, या फिर दो चीज़ मिल के आपस में एक चीज़ बना रहा है तो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। एक्सो तो पढ़ ही लिए, तो एक्सो में कौन कौन सा रिएक्शन पढ़े आपको याद होना चाहिए, जिसमें बाहर में हीट निकलता है। एक तो रेस्पिरेशन, एक किसी भी चीज़ को जलाना, फिर से पानी में एसिड मिलाना, डाइल्यूशन करना या सांद्रण करना, फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, फिर चूना में पानी मिलाना, स्लैग्ड लाइम को क्विकलाइम को स्लैग्ड लाइम में बदलना। तो ये सब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, याद होना चाहिए। एक्सो का ही उल्टा क्या होता है, एक्सो का ही उल्टा क्या होता है, इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक को हम याद करा है कि इंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट देते हैं कि हीट निकालेंगे। तो नाम से ही पढ़ो, नाम में ही छुपा हुआ है कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, हीट देंगे। दो 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 दो, इंडो मतलब दो दो, हीट दो दो। तो ये नया रिएक्शन है, इंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट देंगे। ठीक है, तो देखो जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो सारा कैसा रिएक्शन हो जाएगा, डिकम्पोजिशन मतलब क्या है, तोड़ना। तो याद रखेंगे जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो सारा कैसा हो जाएगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि डिकम्पोजिशन में हम लोग क्या करते थे, तोड़ते थे। हमने देखा था कि हमने तोड़ने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। तोड़ने के लिए क्या चाहिए, हीट। अभी दिखाए थे ना, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ते थे तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलता था प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो तोड़ने के लिए हमको हीट चाहिए। लीड नाइट्रेट को तोड़े थे, ये देखो दिखाते हैं। ओके, तो जितना भी चीज़ को तोड़ते हैं हम लोग उन सभी में क्या होता है, ये देखो याद रखेंगे, एक ट्रिक बता रहे हैं। जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, इन सभी को हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। क्योंकि डिकम्पोजिशन में क्या होता है, किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए हीट देना पड़ता है। हम बताए नहीं है, जब कंपाउंड को हीट करके तोड़ेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ के दिखाएं, लीड नाइट्रेट को तोड़ के दिखाएं, फेरस सल्फेट को तोड़ के दिखाएं, इन सभी को हीट देकर तोड़े हैं कि नहीं तोड़े हैं। तो हीट जहाँ दे दिए वो कैसा रिएक्शन होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसी कारण बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितना भी आ जाए तुम्हारे सामने वो क्या होगा, इंडोथर्मिक। कल हो के आपसे एग्जाम में दे देगा कि बट ये रिएक्शन लिख देगा पूरा, ये बोलेगा कैसा रिएक्शन है, तो बोलना ये डिकम्पोजिशन तो है ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लेकिन ये इंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। डिकम्पोजिशन इस कारण है कि उधर एक चीज़ है प्लस प्रोडक्ट में दो चीज़ बन रहा है, डिकम्पोजिशन हो गया, एक से दो बन गया, प्लस इंडोथर्मिक भी है। क्योंकि इसी एक चीज़ को
तोड़ के दो चीज़ बनाने के लिए हमको हीट की ज़रूरत पड़ी है, हीट देना पड़ा है, इसी का ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। समझ में आ गया? यही चीज़ है। इसी तरीके से ये भी दे दे ये रिएक्शन, बताइए कौन सा रिएक्शन है, कैसा है, फिर ये कैसा है, तो बोलना ये दोनों, ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है ही, एक से दो तो बन ही रहा है, एक से दो तो बन ही रहा है, लेकिन ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है, क्योंकि एक से दो बनाने के लिए हमको हीट देना पड़ रहा है। तो हीट जहाँ पर भी देंगे दो दो एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, तो याद होना चाहिए एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसी कारण मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, देखो कि जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उस सबको हम लोग तोड़ते हैं, और तोड़ने में हीट की ज़रूरत है, तो सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सनलाइट की उपस्थिति में, ठीक है। तो सन में ऊर्जा होता है कि नहीं होता है, होता है। सन में हीट होता है कि नहीं होता है, होता है। तो खाना अपना, पौधे अपना भोजन इसी प्रक्रिया से बनाते हैं, तो सन क्या करेगा, हीट देगा। ये प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन है, याद होना चाहिए। 6CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो क्या बना देगा, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण जब होगा तो सन क्या देगा, अपना हीट देगा, और जब सन हीट देगा तो दिन जब हीट दिया जाता है तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इंडो। तो याद रखेंगे, रेस्पिरेशन क्या था, उसमें से ऊर्जा निकलता है हमारे शरीर से, तो वो था एक्सो। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस, ये क्या है, इंडो। तो कौन एक्सो है कौन इंडो है याद होना चाहिए, याद भी होना चाहिए प्लस समझ में भी आ रहा होगा। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, इसमें भी इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ वाटर, इसमें भी क्या करते हैं, पानी को तोड़ते हैं, अभी बताए हैं, वाटर को तोड़ते हैं तो दो गैस निकलता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। और मैंने बता ही दिया है जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो सारा कैसा रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर अब देखो, कन्वर्जन ऑफ लाइम स्टोन टू क्यूकलाइन, कंफ्यूज नहीं होना, इसको बोलते हैं लाइम स्टोन, इसको बोलते हैं क्यूकलाइन, ठीक है। वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, क्यूक लाइम को स्लैट लाइम में बदल रहे थे, वो दूसरा चीज़ है। यहाँ पे लाइम स्टोन को क्यूक लाइम में बदल रहे हैं, यानी कि चूना पत्थर को चूना में बदल रहे हैं। तो हम बताए हैं ना कि कैल्शियम कार्बोनेट को भी हम लोग हीट दे के तोड़ते हैं, हीट दे के तोड़ते हैं, तो हम लोग को मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये भी कैसा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन भी है प्लस एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो बच्चा आपको याद रखना है कि सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हम तुमको पढ़ाए हैं प्लस फोटोसिंथेसिस कैसा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक, क्योंकि डिकम्पोजिशन करने के लिए हमको क्या देना पड़ता है, हीट। हीट जब देंगे तो कैसा रिएक्शन बन जाएगा, एंडोथर्मिक। चलो एक बार डिकम्पोजिशन हम दिखा भी दे रहे हैं, देखो एक कैल्शियम कार्बोनेट मिला बताए थे, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ रहे हैं तो ये मिल रहा है। एक लीड नाइट्रेट वाला बताए थे, एक फेरस सल्फेट वाला बताए हैं, एक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बताए हैं। तो ये सब कैसा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन प्लस एंडोथर्मिक। और एक आपको एंडोथर्मिक एक याद और रखना था, फोटोसिंथेसिस, याद हो गया बच्चा। इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसे हम इसके ऊपर क्वेश्चन बनवाएंगे लास्ट में। एक और स्पेशल केस है एंडोथर्मिक रिएक्शन का और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ये है केस 1 और ये है केस 2। देखो सॉलिड से क्या होता है, हम लोग बदलते हैं लिक्विड में, लिक्विड से फिर किस में बदलते हैं हम लोग, गैस में। कोई चीज़ ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट सॉलिड से किस में बदल जाएगा, गैस में। डायरेक्ट सॉलिड से जो चीज़ गैस में बदल जाए, जैसे कपूर, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ये कपूर में होता है। फिर सॉलिड से लिक्विड बदल दे, उसको क्या कहेंगे, मेल्टिंग।
लिक्विड से गैस में इसको क्या कहेंगे, वेपराइजेशन। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड बदले उसको क्या कहेंगे, मेल्टिंग। लिक्विड से गैस में बदले उसको क्या कहेंगे, वेपराइजेशन। तो जब सीधे सीधे होता रहे, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या सॉलिड से गैस, तो याद रखेंगे मेल्टिंग, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, ये सब क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यानी इन सभी को कराने के लिए, यानी कि सब्लिमेशन कराना हो या वेपराइजेशन कराना हो या मेल्टिंग कराना हो, इन सभी में हमको हीट देने की ज़रूरत है। आप खुद ही सोचो ना, जैसे यहाँ देखो सॉलिड मान लो कि बर्फ़ है, इसको पानी में पिघलाना है, तो पानी में कैसे पिघलेगा, जब इसको हीट देंगे तब ना मेल्टिंग होगा। तो कैसा रिएक्शन है, हीट दिए तो एंडोथर्मिक। फिर यहाँ पे देखो लिक्विड है, इसको गैस बनाना है, तो पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो पानी गर्म होकर क्या बनता है, वेपर, गैस बनता है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं ना, तो कैसा रिएक्शन हो जाएगा, एंडोथर्मिक। फिर क्या है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है कि कोई चीज़ अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाए बिना लिक्विड हुए, जैसे कपूर को या फिर नैप्थलीन का दवाई जो होता है, जो कपड़ा में रखा जाता है वाइट कलर का, तो उसको रख दो धूप में, वो डायरेक्ट सॉलिड है, अभी वो डायरेक्ट गैस में बन के उड़ जाएगा। तो जहाँ इसको हीट मिलेगा ये सॉलिड में बन के उड़ जाएगा। तो हीट मिला यानी कि हीट दिए तो कैसा रिएक्शन हो जाएगा, इंडो। इसी कारण आपको ये याद रखना है कि जब हम लोग सीधे सीधे चलते हैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या सॉलिड से गैस, यानी कि मेल्टिंग यानी कि वेपराइजेशन या फिर सब्लिमेशन, मेल्टिंग, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, ये सब कैसा रिएक्शन है, इंडोथर्मिक। याद हो गया, इसमें हीट देने की ज़रूरत है। लेकिन मान लो अगर हम लोग उल्टा उल्टा चले तो उल्टा उल्टा चलेंगे तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक, जैसे कि बता रहे हैं। उस समय सॉलिड से लिक्विड बदल रहे थे, अगर हमको बदलना हो लिक्विड से सॉलिड, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग। लिक्विड से सॉलिड यानी कि पानी से बर्फ़ बनाना हो तो, फिर गैस से हमको लिक्विड बनाना हो तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। फिर गैस से सॉलिड बनाना हो कोई चीज़ को, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। तो जब उल्टा उल्टा चल रहा है, देख रहे हो, सॉलिड से लिक्विड नहीं बना रहे, लिक्विड से गैस नहीं बना रहे, सॉलिड से गैस नहीं बना रहे, उल्टा उल्टा चल रहा है। तो जब उल्टा उल्टा चलते हैं, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बनाना हो या गैस से सॉलिड बनाना हो, इस या सॉलिडिफिकेशन करना हो, फ्रीजिंग करना हो, कंडेंसेशन करना हो, डिपोजिशन करना हो, तो फ्रीजिंग, सॉलिडिफिकेशन, कंडेंसेशन, डिपोजिशन, ये सब कैसा रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक। इसमें हीट आपको क्या है, बाहर रिलीज होगा। ये सब कैसा रिएक्शन है, हीट बाहर रिलीज होगा। समझ में आ गया, बार बार इस चार्ट को देखें, समझने की कोशिश करें कि कब कौन सा प्रक्रिया क्या है, एक्सो है कब इंडो है। जैसे पूछ देगा एग्जाम में सब्लिमेशन कैसा प्रक्रिया है, तब बोलोगे सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से गैस में बदलते हैं, सीधा की ओर चल रहे हैं। जब सीधा चलते हैं तो क्या करते हैं, हीट देना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। फिर बोलते डिपोजिशन कैसा रिएक्शन है, तो डिपोजिशन में क्या करते हैं, गैस से सॉलिड की ओर आते हैं, उल्टा चल रहा है, तो उल्टा में क्या करते हैं, हीट बाहर रिलीज होता है, तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक। ऐसा ही पूछेगा, ठीक है। फिर एक और भी पूछ ले रहे हैं, बताइए अगर हमको, अगर कोई चीज़ लिक्विड से गैस बन रहा है तो कैसा रिएक्शन है, तो लिक्विड से गैस बन रहा है यानी कि सीधा चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, सॉरी इंडोथर्मिक, हीट देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कहते हैं गैस से लिक्विड कोई चीज़ बन रहा है तो उल्टा चल रहा है, गैस से लिक्विड बन रहा है तो उल्टा चल रहा है ना, इसे प्रक्रिया को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो कैसा प्रक्रिया होगा, तब बोलेंगे जब उल्टा चलते हैं तो हीट बाहर की ओर निकलता है, तो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, चलिए फिर एक लास्ट रिएक्शन है जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन। जब भी किसी रिएक्शन में अगर ये दोनों चीज़ हो जाए, ऑक्सीडेशन
और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का ऐड हो, ऑक्सीजन का ऐड हो और हाइड्रोजन का लॉस हो, या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े, तो ऐसे रिएक्शन को कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, अगर ऑक्सीजन का लूज हो या फिर इसी को उल्टा हाइड्रोजन का गेन हो जाए, फिर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को कहेंगे रिडक्शन। तो देखो, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो रिडक्शन के एकदम उल्टा है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है, जुड़ता है ऑक्सीजन। रिडक्शन में ऑक्सीजन का लूज होता है। फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन का लूज होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, फिर इसमें क्या होगा, बढ़ोतरी हो जाएगी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन में। फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, फिर रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। धीरे धीरे समझ में आएगा। अब यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल दिए हैं, अब हम कह दिए, ऐसे दे दिए, अब पूछे आपसे कि कौन सा रिएक्शन है, बताइए। तो देखो, जहाँ पर भी तुमको O और H दिखाई पड़े इक्वेशन में, तो एक बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन चेक कर लेना। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो चेक करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या, ये नहीं है। यहाँ पे 2 है, 1 बनना चाहिए था प्रोडक्ट में, तो नहीं है। डिकम्पोजिशन है क्या, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए था जबकि 2 है, तो नहीं है। डिस्प्लेसमेंट है क्या, तो यहाँ पे देखो A है, A B, तो यहाँ पे क्या है C, तो यहाँ पे A अकेले बच जा रहा है और B C के साथ भाग जा रहा है। लेकिन इसको डिस्प्लेसमेंट हम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, ये तो डिस्प्लेसमेंट देखने के जैसा लग रहा है, लेकिन इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे। जब भी O वगैरह वाला लोचा आ जाए ना, O का ट्रांसफ़र हो रहा हो कहीं पे, यहाँ पे इसके साथ 2 है, फिर यहाँ पे O किसके साथ आ गया, C के साथ, तो लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये जो है आपका ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो जब भी O वाला चीज़ आ जाए, O या H वाला, वहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। अब इसको ध्यान से समझे, ये ZnO दिया हुआ है, इसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड। तो ZnO में, ZnO के पास O है, तो ZnO से क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया। देखो, अब रिएक्शन हुआ तो ZnO से क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया, तो बेचारा Zn बच गया। EC के पास कुछ नहीं था, तो रिएक्शन होने के पास EC के बाद O जुड़ गया, तो क्या बन गया, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा और ZnO से ऑक्सीजन हटा। तो हमने बताया था ऑक्सीजन के जुड़ने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के हटने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो कैसा रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अच्छा, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, कार्बन का, क्योंकि कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन। किसका रिडक्शन हो रहा है, तो ZnO का, कि Zn का नहीं, ZnO का, जिंक ऑक्साइड का, क्योंकि जिंक में से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है। तो याद रखेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे किसका, कार्बन का, और रिडक्शन किसका हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा, इसी कारण कार्बन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ZnO में से O हटा, इसी कारण ZnO में से O हटा, तो ZnO का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। फिर ये रिएक्शन देखिए, ये कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर ऑक्साइड में से O हटा, क्या बन गया, कॉपर। तो जब भी कॉपर ऑक्साइड में से O हट गया, तो जब भी ऑक्सीजन हटता है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। हाइड्रोजन में क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे किसका रिडक्शन, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो देखो
जिसमें से O हटा उसका हो जाएगा रिडक्शन। ये कॉपर ऑक्साइड में से O हट गया तो कॉपर ऑक्साइड को क्या हो गया, रिडक्शन। फिर हाइड्रोजन में क्या देखो, O जुड़ जा रहा है, आगे जाके रिएक्शन के बाद O जुड़ जा रहा है तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हमेशा किसका देखते हैं हम लोग, रिएक्टेंट साइड का देखते हैं। ठीक है, फिर ये रिएक्शन देखो, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको, दो चीज़ मिलके एक बन रहा है। लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐसा कुछ है कि नहीं, तो हम जब भी बोले तो जब भी O दिखाई पड़े तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन भी देख लेना है। ये है Mg+O, Mg के पास अभी कुछ नहीं है कि बाद में जाके Mg के साथ क्या जुड़ जा रहा है, O, तो कैसा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर ये देखेंगे Fe प्लस वाटर प्लस Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ पे ध्यान से देखना होगा, अब ये वाला रिएक्शन देखो, Fe है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो O दिखाई पड़ रहा है, H दिखाई पड़ रहा है, तो ज़रूर कुछ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का चक्कर हो सकता है, क्योंकि हमको पता है कि जब भी O जुड़ेगा या फिर H हटेगा तो ये पहचान है ऑक्सीडेशन का, जब भी फिर या फिर इलेक्ट्रॉन हटेगा तो ये सब पहचान होता है ऑक्सीडेशन का। रिडक्शन का पहचान है कि O हटेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, तो ये पहचान है रिडक्शन का। तो अब चेक करते हैं, Fe है, Fe में देखो Fe अभी अकेला है, इसके साथ O नहीं है, लेकिन आगे जाके देखोगे तो O जुड़ जा रहा है, तो Fe का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, भले वाटर है मतलब हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के साथ अभी O है, लेकिन आगे जाके इसमें से O हट जाएगा तो H2O का क्या हो गया, रिडक्शन। तो हमेशा ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका देखते हैं, रिएक्टेंट का। तो अब समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन क्या है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही होता है ऑक्सीडेशन, या फिर हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन का कमी होना ही होता है ऑक्सीडेशन, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो तो उसको होता है ऑक्सीडेशन। प्लस ये भी पता चल गया होगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे देखते हैं, O का हटना जुड़ना पे, O के हटने या जुड़ने के आधार पे, प्लस हाइड्रोजन के हटने या जुड़ने के आधार पे, प्लस जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि रिडक्शन भी हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। प्लस ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, हम लोग किस तरफ देखते हैं, तो रिएक्टेंट साइड का देखते हैं। ठीक है, इसका हम लोग सेकेंड पार्ट लाएंगे जिसमें थ्योरी पूरा कंप्लीट हो गया है, अब सिर्फ क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करेंगे।